दोस्तों नमस्कार। हम अनुवाद पत्र की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले भी कितने ही ज़रूरी पाठ्यक्रम के अनुसार जो विषय बिंदु थे उन पर हमने चर्चाएं की हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है रचनात्मक साहित्य का अनुवाद। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद अथवा साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान। आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करें अपने इस विषय बिंदु के साथ। साहित्यिक अनुवाद के संबंध में विद्वानों के कई कई विचार हैं अपनी अपनी दृष्टि से। किसी ने उसे पुनर्रचना कहा है तो किसी ने पुनर्सृजन, किसी ने अनुसृजन कहा है तो किसी ने साहित्यिक पुनर्जीवन। वास्तव में मौलिक भावों, विचारों एवं चिंतन की अभिव्यक्ति यदि सृजन है तो अन्य भाषा में अनुवाद समानांतर सृजन अथवा पुनर्सृजन है। मूल कृति में रचनाकार अपने भाव जगत को साकार रूप प्रदान करता है तो अनुवादक उस भाव जगत से तादात्म्य स्थापित कर लक्ष्य भाषा में उसी की पृष्ठभूमि में उसकी पुनर्सृष्टि करता है। अतः अन्य विधाओं के अनुवाद की अपेक्षा साहित्यिक अनुवाद असंभव नहीं तो कठिन और जटिल अवश्य होता है, क्योंकि यह मात्र अनुवाद न होकर एक समानांतर रचना ही होता है। अनुवाद में भी सृजनशीलता और संवेदनशीलता की नितांत अपेक्षा होती है, ठीक वैसे ही जैसे जो मूल रचना होती है उसमें। क्योंकि इस असंभव कार्य को अधिक से अधिक संभव बनाने के लिए अनुवादक को कवि कर्म के कठिन दायित्व का निर्वाह करते हुए दोहरा प्रयास करना पड़ता है। यह मूल का रूपांतरण भी होता है और पुनर्नवीनीकरण भी। इसमें कवि या मौलिक रचनाकार जैसी पैनी संवेदनशीलता की अपेक्षा रहती है। इस दृष्टि से अनुवादक का कार्य यदि रचनाकार के कार्य से अधिक नहीं तो कम कदापि नहीं हो। मित्रों, हमें यह बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जिस तरह से हम अनुवाद को दुय्यम दर्जे का कार्य मानते हैं, कम से कम साहित्यिक अनुवाद को हम इस श्रेणी में कदापि नहीं रख सकते, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद जो होते हैं वो बड़ा कठिन और बहुत ज़्यादा जटिल होता है। इसमें जो अनुवादक होता है उसे बिल्कुल हूबहू रचनाकार के मन प्राण, उसके विचार, उसकी संवेदनशीलता में समाहित होना पड़ता है और तब जाकर वह उससे अपने आप को पूरी तरह से मिलाकर उसमें घुल मिलकर उसके जैसा रचनाकार की तरह ही बनकर वह अनुवाद कर सकता है। तो यह एक कठिन कार्य है, इसे बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा साहित्य है, साहित्य में हम जानते हैं कि यह 2 तरह का होता है। मतलब साहित्य को मूलतः गद्य और पद्य में बाँटा जाता है। पद्य वह है जो कविताएँ हैं, छंदबद्ध है या छंद से मुक्त है। तो मुक्त छंद हो या छंदबद्ध हो, ये जो कविताएँ होती हैं, ये पद्य है। और जो कुछ भी कविता से बाहर है वो सब का सब गद्य है। तो ये जो साहित्य की विधाएँ हैं, इन साहित्यिक विधाओं के अनुवाद को हम देखेंगे बारी-बारी से। अभी जो हम सबसे पहले देख रहे हैं, जिसका आकलन हम करेंगे, वह है काव्य का अनुवाद। काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति काव्य, तुकांत तथा अतुकांत लयबद्ध पद्य सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। अनुवादक के लिए काव्यानुवाद एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि कविता मात्र शब्दार्थ तक सीमित नहीं होती। वह शब्दार्थ का अतिक्रमण करके बहुत कुछ संकेत के द्वारा भी कहती है। उसकी शब्दावली ही नहीं, वाक्य गठन, लय, छंद, बिंब, प्रतीक, अलंकार योजना जैसी आदि
मिलकर बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो मात्र शब्दार्थ नहीं कह पाता। इसलिए सर फिलिप सिडनी तथा दांते जैसे महान सिद्धांतकारों और कवियों ने ये काव्य कहा है कि काव्य का अनुवाद लगभग असंभव है। कविता के कविता का समग्र प्रभाव तथा सूक्ष्म अर्थ शब्दों की ध्वनि, कथन की लय, बलाघात तथा बिंब योजना के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। कविता में किसी विशेष प्रभाव को बिंब योजना के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। कविता में किसी भी विशेष प्रभाव को उत्पन्न करने वाली ध्वनियों से युक्त शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता उन्मन उन्मन गुंजन वाक्यांश अपनी ध्वनि, लय, विराम योजना, बलाघात और अलंकारों के माध्यम से एक उदास संगीतमय माहौल की सृष्टि करता है। अनुवाद के क्रम में किसी लक्ष्य भाषा में हिंदी के इन शब्दों के प्रतिशब्द तो मिल सकते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं कि वे शब्द भी अपनी ध्वनि तथा लय के माध्यम से वही कुछ व्यंजित करने में समर्थ हों जो स्रोत भाषा की कविता कर रही है। ठीक वैसे ही अब हम आगे देखते हैं कि बिंब का क्या असर है। कविताओं में जो बिंब होते हैं उसके उपयोग पर बात हो रही है। कविता के दृश्य तथा श्रव्य बिंब शब्दों के नाद गुण से बड़ी सीमा तक नियंत्रित होते हैं। किसी एक भाषा के बिंब का किसी अन्य भाषा में इसके प्रतिशब्द के माध्यम से अर्थ व्यक्त कर पाना काफी कठिन कार्य होता है। तो ये बिंबों को सटीक सटीक उजागर कर पाना ये काफी कठिन है। कविता में कई बार श्लिष्ट या अनेकार्थी शब्दों के माध्यम से चमत्कार की सृष्टि तो की जाती है। अर्थ में भी गहराई तथा समास का गुण आ जाता है। और जो श्लिष्ट शब्द के जो प्रयोग किए जाते हैं काव्यों में, और ये अक्सर होता है कि काव्य में श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं और उससे काफ़ी वजन आता है। कविता में कई प्रभाव बनते हैं, कई प्रभाव के स्तर आ जाते हैं उससे। तो इसे अनुवाद में इसकी भी सटीक अभिव्यक्ति कठिन कार्य है। फिर आगे देखिए, कविता में कई बार एक ही शब्द के अनेक पर्यायों में से किसी एक का चयन किसी विशेष अर्थ के संप्रेषण के लिए किया जाता है। हिंदी में नीरज और पंकज दोनों ही शब्दों का वाच्यार्थ कमल है, किंतु व्यंग्यार्थ भिन्न है और कुछ खास संदर्भों में इस भिन्नता का बड़ा ही सार्थक उपयोग होता है। लक्ष्य भाषा के इस पूर्ण व्यक्त करना कठिन होता है। यह जो स्रोत भाषा में जो फर्क होता है व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ का, इसे अ, स्रोत भाषा से निकाल करके लक्ष्य भाषा तक लाने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शब्द अलंकारों के अनुवाद में भी कई प्रकार की असुविधाएं हमारे सामने आती हैं। अर्थालंकार के अनुवाद में भी दोनों भाषाओं में एक से अलंकार उपलब्ध होने के बावजूद असुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कारण दोनों भाषाओं के सांस्कृतिक जो प्रसंग होते हैं, जो आसंग होते हैं, उनमें अंतर हो सकता है। अंग्रेजी की उपमा सेमाइल वाइज लाइक एन ऑल का अनुवाद हिंदी में उल्लू के समान बुद्धिमान करना बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस पक्षी को मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार हिंदी के रूपक मुखचंद्र का अंग्रेजी अनुवाद किसी किसी टिप्पणी के मून फेस कर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से जुड़ी संस्कृति में चांद जैसा मुख
सामान्यतः सौंदर्य का नहीं बल्कि भोंदूपन का प्रतीक होता है। ऐसी स्थितियों में अनुवादक को अपने विवेक से काम लेकर या तो एक टिप्पणी द्वारा बात को स्पष्ट कर देना चाहिए या कथन को लक्ष्य भाषा के संस्कारों के उपयुक्त ढाल लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी की कुछ उपमाओं का हिंदी में रूपांतरण हम देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में उपमा है हरक्यूलियन एफर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भगीरथ प्रयास। ओलंपियन हाइट्स, जिसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं हिमालय सी ऊंचाई। हैंडसम लाइक अपोलो, जिसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे कामदेव सा सुंदर। क्योंकि हमारे यहाँ सुंदरता के प्रतीक के रूप में, प्रतीक पुरुष के रूप में अपोलो नहीं है, कामदेव हैं। तो हमने हमारी संस्कृति से मिलता जुलता प्रतीक इसके लिए चुन लिया। हैंडसम लाइक अपोलो, कामदेव सा सुंदर। हिंदी भाषी के लिए हरकुलियस की अपेक्षा भगीरथ के प्रयासों को समझना अधिक सरल है, किंतु यह सही है कि इस प्रकार का अनुवाद पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता है। यह भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। अब तक काव्य अनुवाद संबंधी जिन समस्याओं पर बात हुई, ये वास्तव में साहित्य की अन्य विधाओं पर भी लागू होती हैं। जो समस्या बिल्कुल काव्य से ही जुड़ी हुई है, वह है छंद तथा लय की समस्या। कवि अपने कथन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रसंगानुसार उपयुक्त छंदों को चुनता है। जहाँ पारंपरिक छंदों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ भी भाषा की एक विशिष्ट लय के द्वारा अर्थ का संप्रेषण किया जाता है। किंतु विभिन्न भाषाओं के छंदों में तथा शब्द श्रृंखलाओं के लय में अंतर हो सकता है। ऐसे में अनुवादक के सामने ऐसे छंदों तथा लय का चुनाव का प्रश्न खड़ा हो सकता है जो मूल रचना के प्रभाव को अधिक से अधिक संप्रेषित कर सकें। कुछ अनुवादक मूल पद्य रचना को लक्ष्य भाषा में गद्य में रूपांतरित करके प्रस्तुत करते हैं, किंतु इससे लक्ष्य भाषा के पाठक के आगे कविता का मात्र शब्दार्थ ही आ पाता है। कविता का पूरा अर्थ उसके शब्दों में ही निहित नहीं होता। प्रस्तुति की भंगिमा में अन्य सब बातों के अतिरिक्त छंद तथा लय का भी महत्व है। ऐसे में अनुवादक को अपने विवेक तथा संवेदनशीलता के आधार पर लक्ष्य भाषा में उपयुक्त छंद तथा लय का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए किसी निश्चित नियम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देखा कि इससे पहले हम लोग जिस पर बातचीत कर रहे थे, ये वो बलाघात पर हो, उपमाओं पर हो, शब्दालंकार या अर्थालंकार पर हो, या फिर अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से, श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हो। ये जो व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ के फर्क पर आधारित हो, ये कई तरह के अंतर आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी फ़र्क है काव्य अनुवाद और बाकी अन्य विधाओं के अनुवाद में, जो मूलतः कविताओं के साथ ही जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है बात, वो है छंद और लय की भिन्नता। ये जो छंद और लय हैं स्रोत भाषा के, उसे ठीक-ठीक लक्ष्य भाषा में ला पाना, उसको पूरी भाव भंगिमा के साथ उकेर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। देखें इसे, वस्तुतः काव्य के अनुवाद में पहले कविता को समझने के लिए और फिर लक्ष्य भाषा के पाठकों तक उसे पहुंचाने के लिए कवि मानस की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह भाषांतरण नहीं बल्कि पुनर्सृजन की क्रिया है। किंतु अनुवादक को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि वह अनुवाद को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित बनाने के लिए मूल भाषा से काट ना बैठे। तो इस तरह हमने देखा कि काव्यानुवाद की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं और हम उससे कैसे
आगे हम देखेंगे नाटक का अनुवाद। यहाँ हम नाटक के अनुवाद पर बातचीत अब करेंगे। नाटक एक दृश्य विधा है। इसका संपूर्ण प्रभाव मातृभाषा पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि अभिनय, मंच, रंग योजना आदि का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। अनुवादक का कर्म हालांकि केवल भाषा से जुड़ा होता है, फिर भी उसे अन्य क्षेत्र में बहुत ही सावधानी से काम लेना होता है। इसके कई कारण हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। आइए पहला जो कारण है सामने, सबसे पहले वो देखते हैं। नाटक में संवादों का बड़ा महत्व है। कथा साहित्य में पात्रों के संवादों के अतिरिक्त स्वयं लेखक भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कहकर वातावरण की रचना करता है, चरित्रों पर प्रकाश डालता है या उलझी हुई स्थितियों को स्पष्ट करता है। इसलिए नाटक में हर संवाद के हर वाक्य तथा शब्द की अपनी विशिष्ट अर्थवत्ता होती है। इसलिए जब अनुवादक नाटक में संवादों का अनुवाद कर रहा होता है, उसे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नाटक में संवादों के अनुवाद में ध्यान रखना चाहिए कि पात्र किस तरह की भाषा तथा शब्दों का प्रयोग कर रहा है, संवाद में कहाँ विराम आ रहा है, जिन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग हो रहा है उसकी अनुतान कैसी है, उन पर कहाँ बल देकर बोला जा सकता है, कहाँ वाक्य अधूरे, टूटे या बिखरे हैं आदि। तो जो संवाद की भंगिमा है, उस पर भी अनुवादक को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। नाटक में प्रायः अनेक पात्र होते हैं जिनके चरित्र व्यक्तिगत, अ, वर्ग विभाजित, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, लिंग, भौगोलिक अवस्थिति, मनोविज्ञान आदि से बहुत ज़्यादा तफरका रखता है, बहुत ज़्यादा अंतर रखता है। तो अनुवादक के लिए यह भी ज़रूरी होता है कि ये जो भाषा के प्रयोगों की भिन्नता है, इसे भी वह बनाए रखे, ताकि इस भिन्नता से उत्पन्न प्रभाव भी अनुवाद को ज़्यादा प्रामाणिक बना सके। अब आगे देखिए, कुछ अनुवादकों ने नाटकों के अनुवाद के स्थान पर उसका रूपांतरण करके भी इस समस्या का कुछ हद तक समाधान किया है। रूपांतरण पूर्णतः अनुवाद न होते हुए भी अनुवादक का एक गौण प्रकार अनुवाद का एक गौण प्रकार माना जा सकता है, जिसमें मूल नाटक या उपन्यास या कहानी को लक्ष्य भाषा के परिवेश में ढाल दिया जाता है। अर्थात कथा, चरित्र, नाट्य योजना आदि मूल नाटक के अनुरूप होते हुए भी स्थान, पात्रों के नाम आदि लक्ष्य भाषा के अनुसार नियोजित कर लिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किए गए रूपांतरण दुर्लभ बंधुओं में देखा जा सकता है। अगले बिंदु पर आइए। काव्यात्मक नाटकों का अनुवाद करने की चुनौती और भी कठिन है, क्योंकि अनुवादक को नाटक के मूल भाव ही नहीं, काव्यात्मकता की भी रक्षा करनी पड़ती है। यह काव्य यह कार्य कितना कठिन है, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में शेक्सपियर के अनेक अनुवाद में से अच्छे कहे जाने वाले अनुवाद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आगे, नाटक में संवादों के अतिरिक्त मंच संकेत, रंग संकेत तथा अन्य अनेक युक्तियां होती हैं, जो परस्पर मिलकर ही नाटककार के कथ्य को स्पष्ट करती हैं। नाटक के अनुवादक को दोनों भाषाओं ही नहीं, उन युक्तियों तथा रंगमंच की परंपराओं का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह मूल नाटक को पूरी अर्थवत्ता में ग्रहण कर सके तथा ठीक वैसे ही संप्रेषित भी कर सके। तो यह जो बातें थी, यह नाटक के अनुवाद से जुड़ी हुई बातें थी।
की मुश्किलें थीं और उसे आसान बनाने के रास्ते थे। आगे हम देखेंगे कथा साहित्य का अनुवाद। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी आदि विधाएं आती हैं। इनके अनुवाद में भाषा, शैली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विविध भाषा प्रयोग आदि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हम अ, उसके बारे में बातचीत कर ही चुके हैं। अब आगे देखिए, ये समस्याएं एक और भाषा तथा इसकी संरचना के विविध स्तरों से जुड़ी हुई हैं और इनका मूल कारण है दो भाषाओं की ध्वनियों, शब्दावली और व्याकरणिक संरचना में अंतर। इन समस्याओं का दूसरा स्तर भाषिक प्रयोग से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट शैली तथा भाषा और बोलियों के विशिष्ट प्रयोग आते हैं। साहित्य में कथा साहित्य की विधाएं सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इसका अनुवाद बड़े कौशल की अपेक्षा करता है। कहानी या उपन्यास की ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार उसकी भाषा तथा शैली का चुनाव होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आंचलिक उपन्यासों की शैली तथा भाषा भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो उपन्यास होते हैं या कथाएं होती हैं, उनकी भाषाओं में भी काफ़ी फ़र्क होता है और इसका भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है अनुवादक को। हर लेखक की अपनी अलग भाषा शैली होती है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर लेखक की अपनी अलग भाषा शैली होती है। परिणाम स्वरूप कथा की पृष्ठभूमि समान होने पर भी उनके द्वारा उसकी प्रस्तुति में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद तथा प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक कहानियों को हम देख सकते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि या पात्र कैसे भी हों, प्रसाद की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान और काव्यमय होती है, जबकि प्रेमचंद की भाषा अपेक्षाकृत सहज, सामान्य और शैली वर्णनात्मक और किस्सा गोई वाली होती है। लेखकों का पूरा कथ्य प्रस्तुति की भंगिमा के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। इससे अनुवाद में भिन्न भिन्न लेखकों की शैली की विशिष्टताएं भी उभर कर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनुवाद में जो भाषा शैली है, क्योंकि ये प्रत्येक लेखक की अपनी एक अलग ही भाषा शैली होती है, तो उस भाषा शैली की पकड़ भी होनी चाहिए अनुवादक को, ताकि वह जो अनुवाद करे उसमें बिल्कुल उस कवि की जीवंतता निकल कर आ सके। कथा साहित्य में प्रायः अपने क्षेत्र के जीवन, संस्कारों, व्यवहारों, विचारों, आस्थाओं, रीति रिवाजों, विश्वासों, शिष्टाचार आदि का चित्रण होता है। उन्हें भली भांति समझकर सही रूप में प्रस्तुत कर सकने के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं से जुड़ी सभ्यता, संस्कृति, रीति रूढ़ियों, विश्वासों आदि का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें समझकर लक्ष्य भाषा में उनके बोधक शब्दों के पर्याय प्रस्तुत करना भी एक जटिल समस्या है। ऐसे में शब्दों का या तो व्याख्यापरक अनुवाद करना होगा या इन्हें शब्दों के लक्ष्य भाषा की लिपि में लिखकर टिप्पणी में इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा। इस समस्या का यही हल है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात कही जा रही है कि कथा साहित्य में प्रायः क्या होता है कि उनके विशेष जो जीवन होते हैं, जो संस्कार होते हैं, विचार या आस्था या रीति-रिवाज जो होते हैं, उनसे जुड़े हुए शब्द भी आ जाते हैं। तो वैसे शब्दों की या तो हम व्याख्या कर दें, मतलब स्रोत भाषा से जो शब्द हम उठा रहे हैं, उसे हम लक्ष्य भाषा में या तो उसकी व्याख्यापरक अनुवाद कर दें या नहीं तो स्रोत भाषा से शब्द जो लिया है उसे हूबहू हम लक्ष्य भाषा में लिख दें और फिर जाकर के टिप्पणी में फुटनोट पे जाकर के हम उसके बारे में बता दें कि ये क्या है, नहीं है। मतलब उसकी व्याख्या हम कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे कोशिश हैं, कई सारी तकनीक हैं
जिनके द्वारा हम अपने अनुवाद को ज़्यादा प्रामाणिक, साहित्यिक अनुवाद को हम ज़्यादा प्रामाणिक और सुलभ बना पाते हैं। इस प्रकार साहित्यिक अनुवाद बहुस्तरीय और बहुआयामी होता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि रचनाओं के अनुवादक के भीतर दो भाषाओं की टकराहट, अनुवाद विशेष का व्यक्तित्व, उसकी संवेदना और भाषाई समझ, मूल रचना का सौंदर्यपरक वैशिष्ट्य तथा उसका सृजनात्मक रूपांतरण अपनी विशिष्ट अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इससे रचना की विषय वस्तु से अलग होकर एक काव्य वस्तु बन जाता है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद बड़ा ही दुष्कर और जटिल कार्य है, जिसके लिए असाधारण प्रतिभा, क्षमता और अभ्यास तीनों की आवश्यकता होती है। इस तरह हमने देखा कि साहित्यिक अनुवाद अपने आप में एक बड़ा कार्य है, दुष्कर कार्य है, जटिल क्रिया है और इसे साधने श्रम साध्य कार्य है। इसे साधने के लिए काफ़ी लगन, संवेदनशीलता, भाव प्रवणता, समझ, सम्यक ज्ञान, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों की पूरी जानकारी, इन सारी चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। और तभी जा कर के जो साहित्यिक अनुवाद की जो कठिनाइयाँ हैं, इनसे हम उबर सकते हैं और एक बेहतरीन साहित्यिक अनुवाद पेश कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा साहित्यिक अनुवाद से जुड़ी हुई समस्याएं और उसका निदान। अगले विषय बिंदु के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होंगे। आज के लिए